नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचिंग गुरु में। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो हम किसान बिल के बारे में देखेंगे। किसान बिल क्या है, इसके अंदर कौन कौन से क्या अमेंडमेंट की गई है, जो 3 बिल आए हैं उसके अंदर क्या कुछ बताया गया, किसानों के हित में बात की गई है, किसानों के विरोध के बारे में जो बात है वो की गई है। और हमारा जो देश का किसान है, पंजाब, ज्यादातर मोस्टली पंजाब और हरियाणा और दिल्ली के, वो इसके ऊपर जो विवाद है वो क्यों कर रहे हैं, कि इनको मतलब हमारे जो किसानों को क्या प्रॉब्लम आ रही है इस बिल के कारण। तो उसी के बारे में हम आज की वीडियो में पूरा बात करेंगे, पूरा डिटेल में बात करेंगे, आसान भाषा में समझेंगे। किसान बिल जो आया है, ऑर्डिनेंस जो पास हुआ है वो क्या है और इसके अंदर क्या क्या जो बातें वो कही गई है। ये हमारे किसान है जो उनके लिए अच्छी बातें या बुरी बातें, तो उसके बारे में हम विस्तार से आज की पूरी वीडियो में वो बात करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो किसान बिल है वो 3 बिल वो पास हुए हैं, और जो बिल पास हुए हैं ऑर्डिनेंस से पास हुए हैं। जैसे आपको पता ही है कि जो बिल होते हैं वो जब हमारा जो सेशन बैठता है तब पास होते हैं, मगर जब अब देखिए अब सेशन नहीं बैठा है, सेशन छुट्टी पे है। 1 साल में 2 बारी जो सेशन है, 1 साल में 2 बारी सेशन जो बैठता है, मगर अब जो सेशन है वो हमारा ऑफ है। इसीलिए अब क्या होता है, अब ऑर्डिनेंस पास होता है। ऑर्डिनेंस में क्या होता है कि जो भी ये भी एक बिल की तरह ही ये का एक काम वो करेगा। इसके अंदर ये नहीं होता कि जैसे पहले लोकसभा और राज्यसभा के अंदर मेजोरिटी की जो इसके लिए वोटिंग कराई जाती है, ऑर्डिनेंस में ऐसा नहीं होता है। ऑर्डिनेंस में जो पीएम होता है उसी के हिसाब से जो ऑर्डिनेंस है वो पास होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो 3 बिल निकाले हैं, एक तो है एपीएमसी, इसके बारे में देखेंगे ये क्या चीज है। उसके बाद एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ये क्या चीज है, और एमएसपी ये क्या चीज है। जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है इसके अंदर क्या, ये एक बिल पास करके ये एक एक्ट है उसको बना दिया गया है। तो इसी के बारे में हम आज की वीडियो में पूरा बात करने वाले हैं, इन 3 बिल के बारे में आसान भाषा में। देखिए, पहले हम एक से शुरू करते हैं कि इसमें जो बिल है ये क्यों लाया गया, पहले तो वो देख लेते हैं। तो कृषि सुधारों को टारगेट करते हुए लाए गए ये 3 विधेयक है। जो 3 वो कौन कौन से, द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, ये एक हो गया, जिसको हम बोलते हैं प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन इंग्लिश में। ठीक है, दूसरा है बिल 22, जो दूसरा बिल है वो है द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, ये दूसरा है। इसको हम एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल इसको हम बोलते हैं। और तीसरा है द एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020, ये 3 बिल है वो आए गए हैं। ये क्यों आए वो देख लीजिए। अब ये तीनों ही कानूनों को केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान 5 जून 2020 को ऑर्डिनेंस की शक्ल में लागू किया था। ऑर्डिनेंस पहले पास होता है, उसके बाद ये जब प्रेसिडेंट इसके ऊपर साइन कर देते हैं फिर ये बिल है वो बन जाता है। तब से ही इन पर बवाल मचा हुआ है। केंद्र सरकार इन्हें अब तक का सबसे बड़ा कृषि सुधार कह रही है। जो केंद्र सरकार हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कह रही है कि सबसे बड़ा कृषि में सुधार का कारण वो बन सकता है, और वो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि क्यों बन सकता है। लेकिन जो विपक्षी पार्टी है वो को इसमें किसानों का जो शोषण और कॉर्पोरेट्स का फायदा वो ज्यादा दिख रहा है। तो दोनों के बारे में बात करें, किसानों का ज्यादा फायदा इसमें या कॉर्पोरेट्स का इसमें ज्यादा फायदा है, तो दोनों के बारे में बात करेंगे। तो जो पहला है उसके बारे में अगर हम बात करें, आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन बिल 2020, इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये क्या चीज है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा बिल 2020। उसके बाद हम बात करेंगे एमएसपी के मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा बिल 2020। इन तीनों जो बिल है उसके एक एक करके हम इसके अंदर जो बात है वो करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्या है, आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन बिल 2020। अब आवश्यक वस्तु क्या चीज है, जैसे कि हमारी वीट होगी, ठीक है, वीट होगी, उसके बाद हमारी राइस होगी, ये सब क्या है, ये आवश्यक वस्तु है। उसके बाद चावल हो गए, गेहूं होगी, और जौ होगी, बाजरा हो गया, ये सब क्या है, ये आवश्यक वस्तु है, मगर अब इनको हटा दिया गया है। अब वो देखिए इससे हमें क्या फायदा होगा। व्यापारियों द्वारा फसलों के भंडारण और कालाबाजारी को रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 बनाया गया था। अब नए बिल में आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को हटा दिया गया है। इन वस्तुओं पर राष्ट्रीय आपदा या अकाल जैसी विशेष परिस्थितियों के अलावा स्टॉक की सीमा नहीं लगा सकते। देखिए, पहले क्या होता था 1955 में, क्या होता था कि 1955 में क्या था, अंग्रेज थे जब इन्होंने क्या, जो किसान है कि किसान हमारे लिए ही काम करते रहे,
क्या करते थे, वो किसानों को ऊपर उठाने की बात नहीं करते थे। वो ये कहते थे कि किसान हमारे लिए काम करता रहे और हम उनसे जो उसका अनाज जो उगा रहा है वो हम कम दाम में उनसे वो खरीदते रहे। ये मतलब 1955 से ये एसेंशियल जो कमोडिटी एक्ट है वो बनाया हुआ है। इसमें क्या होता था, जो हमारे आवश्यक वस्तुएं अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, वो क्या करते थे कि ये जो सामान है सिर्फ हमारे पास ही तुम बेच सकते हो और कहीं जो ये आपका जो वस्तु है वो जो खाद्य पदार्थ है वो और कहीं नहीं बेच सकते। तो अब इस बिल को हटा दिया गया कि अब आप जो खाद्य पदार्थ है कहीं भी आप जो इसको वो बेच सकते हैं पूरे ऑल इंडिया में। जैसे अब हमारे पंजाब में जो कणक उगाई जाती है, चावल उगाए जाते हैं, बाजरा जो भी उगाए जाते हैं, तो वो हम मंडियों में जाके बेचते हैं और जो मंडियों का भाव रहता है उसी रेट में हम उसको दे देते हैं। पहले भी यही होता था, 1955 से ये ऐसे ही चलता आ रहा है कि जब पहले अंग्रेज थे वो कहते थे कि जो भी तुम उगाओगे वो हमें ही देना होगा और हम ही उसके जो रेट है वो तय करेंगे कि 5 रुपये किलो लूंगा, 10 रुपये, 20 रुपये किलो, वो मेरा रेट होगा। किसानों का कोई रेट नहीं होता था। किसान अगर चाहे, जैसे कि किसान की चीज है, वस्तु तो किसान की है ना। जैसे हम दुकान से जाते हैं कुछ सामान लेने, हम वो अपना रेट लगाते हैं कि मैं तो इसको जो चल सपोज करो हम उससे शूज लेने चले गए, जूते लेने चले, वो कहेगा कि हम मैं तो 500 का ही बेचूंगा, यानी कि जो बेच रहा है उसका वो बता रहे ना कि मैं इतने में दे रहा हूँ। मगर किसान ऐसा नहीं करता। किसान किससे चलता है, जो सामने वाला बोलता है कि मैं 20 रुपये में खरीदूंगा, 20 रुपये किलो में 20 रुपये किलो में गेहूं खरीदूंगा, तो उसके हिसाब से किसान चलता है। तो इसमें देखिए कितना बड़ा फर्क आ रहा है। एक और दूसरी बात क्या है, जीडीपी की बात अगर हम करें, जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसकी अगर हम बात करें तो इसको अगर हम ध्यान से समझे तो वो देखिए 2011 के सेंसस 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके सेंसस के हिसाब से 52% जो पीपल है वो फार्मिंग करते हैं। हमारे इंडिया में 52% जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो फार्मिंग करते हैं, यानी कि खेती बाड़ी करते हैं वो। और हमारी जो जीडीपी है वो 17 से 18% है। इतने लोग खेती करने के बावजूद भी हमारी जो जीडीपी है वो उसमें जो 17 से 18% ही जो खेती का हिस्सा है वो सिर्फ 17 से 18% है। आप मान के चलिए कि जो देश इतनी ज्यादा, जिस देश में लोग जो खेती कर रहे हैं, जो फार्मिंग कर रहे हैं पीपल, फिर भी हमारी जीडीपी वो क्यों नहीं इंक्रीज कर रही है। तो इसी का जो समाधान निकालने के लिए जो ये बिल है वो लाया गया है। अगर हम किसान की बात करें तो उसकी जो एक महीने की जो तनख्वाह है अगर हम एवरेज मान के चले तो वो है 6,400 रुपये एक आदमी, यानी कि एक किसान वो कमाता है। एवरेज मान के चल रहे हैं हम कि 6,400 रुपये वो कमा रहा है। ऐसे ही अगर हम साल की बात करें तो साल में उसने कमाए कम से कम भी 77,000 रुपये उसने साल में वो उसने कमाए। एक किसान की बात कर रहा हूं मैं कि 77,000 रुपये उसकी आमदन है एक साल में एक किसान की। और मगर जब जनगणना हुई तो इसके हिसाब से पता चला कि जो लोन है 70,000 उसकी आय है, मगर हर एक किसान के ऊपर 1.4 लाख यानी कि 1.5 लाख के करीब का एवरेज का जो लोन है वो किसानों के ऊपर है। 70,000 तो उनकी आय है, यानी कि कमाई उनकी 70,000, लोन उनके ऊपर 1.5 लाख रुपये। ये तो सब गड़बड़ हो रहा है, ठीक है ना। अब भी आप अगर आंकड़े निकाल के देखो तो हमारे जो किसान है उनके ऊपर 1.4 से लेके 1.5 के बीच में जो लोन है, एवरेज मान के चल रहे हैं हम, 1.5 लाख का जो लोन है वो है, ठीक है। कमाई देखो कितनी है और लोन इतना ज्यादा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं बीच में क्या है, गड़बड़ चल रही है। और 2019 के आंकड़े की अगर मैं बात करूं तो हमारे जो किसान है 10,000 जो किसान है उन्होंने जो सुसाइड है वो कर लिया है। 10,000 जो किसान उन्होंने सुसाइड किया 2019 में। तो अब इन सभी को बदलने के लिए जो ये नियम है वो बनाए गए हैं। तो चलो हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फिर इसके बारे में फिर से बात करेंगे, ठीक है। जो ये एक्ट है इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं, क्या है मौजूदा व्यवस्था, अब की व्यवस्था क्या है और इसको कैसे हमने चेंज किया वो देख लेते हैं। किसानों के पास अपनी फसल बेचने के ज्यादा विकल्प नहीं है, यानी कि जो हम फसल बेचते हैं हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। हम क्या करते हैं, मंडी में जाते हैं और वहीं पे जो अपनी फसल है वो बेच देते हैं। किसानों को कृषि उपज विपणन समितियों APMC में फसल जो बेचनी होती है, हम मंडियों में फसल बेचते हैं, रजिस्टर्ड लाइसेंस या राज्य सरकार को ही फसल वो हम बेच सकते हैं। दूसरे राज्यों में यह ई ट्रेडिंग के जरिए फसल नहीं बेच सकते। हम अपनी जो फसल है वो सिर्फ हम अपने ही राज्य में बेच सकते हैं। पहले ये था, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं और हम जो फसल है वो नहीं बेच सकते और ना ही हम अपनी फसल जो ऑनलाइन वो बेच सकते थे, ठीक है। अब कानून जो बनाया इससे क्या होगा वो देख लीजिए। ऐसा इकोसिस्टम बनेगा कि जहां किसान मनचाहे स्थान पर अपनी जो फसल है वो बेच सकेंगे। इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट कारोबार बिना किसी अड़चन के कर सकेंगे। राज्य के APMC के दायरे से बाहर भी
इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग से भी अपनी फसल बेच सकेंगे, यानी कि ऑनलाइन भी जो अपनी फसल है वो अब बेच सकेंगे। किसानों की मार्केटिंग लागत बचेगी। जिन इलाकों में किसानों के पास अतिरिक्त फसल है उन राज्यों में उन्हें अच्छी कीमत मिलेगी। इसी तरह जिन राज्यों में शॉर्टेज है वहां उन्हें कम कीमत में जो वस्तु है वो मिलेगी। समझ में आ गया आपको कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि जो अब आप जो अपना माल है, ठीक है, वो इंटरस्टेट में या फिर इंट्रास्टेट कारोबार कहीं पे भी आप अपनी बेच सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग आप इसके अंदर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रेडिंग होगी वो कर सकते हैं। इसके अंदर जो मार्केटिंग की लागत होती है किसान की, वो इसमें बच जाएगी। अब इतना कुछ अच्छा हो रहा है तो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं। जब इतना कुछ सरकार हमारे लिए अच्छा कर रही है कि हम कहीं भी बेच सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो इसका विरोध वो क्यों कर रहे हैं, तो वो देख लीजिए। इसका विरोध क्यों किया जा रहा है कि किसान संगठनों का कहना है कि किसान के पास लंबे समय तक भंडारण की व्यवस्था नहीं होती। इस बिल से बड़ी कंपनियां कृषि उत्पादों की कालाबाजारी करेंगी। कंपनियां अपने बड़े बड़े गोदामों में कृषि उत्पादों का भंडार करने लगेंगी और बाद में उसको जो ऊंचे रेट है उसमें बेच देंगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैं इसको पूरा आपको समझाता हूँ। आपत्ति क्या है वो देखिए अब, ठीक है। आपत्ति क्या है कि कृषि उपज मंडियों से किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य वो मिल जाता है। जो हम मंडियों में बेचते हैं उसमें हमारा जो उचित मूल्य है वो हमें मिल जाता है किसानों का, ठीक है। आपत्ति की बात कर रहा हूं मैं कि किसान इसका विरोध क्यों करें। किसान कह रहे हैं कि हमें तो उचित मूल्य हमारा मिल जाता है। इससे मार्केट रेगुलेट होता रहता है। राज्यों को मंडी शुल्क के तौर पर आमदनी होती है, ठीक है। जो राज्यों की मंडी है ना उसको आमदनी होती है इससे, जिससे किसानों के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाई जाती है। मंडियां खत्म हो गई तो किसानों को एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य वो नहीं मिलेगा। एमएसपी होता है न्यूनतम कम से कम जो मूल्य है वो उसको नहीं मिलेगा। इसीलिए जो हमारा किसान है वो डरा हुआ है और इसीलिए इसका विरोध कर रहा है। सरकार भले ही वन नेशन वन मार्केट का नारा दे रही है, वन नेशन नहीं वन एमएसपी होना चाहिए, ठीक है, यानी कि हर जगह पे न्यूनतम जो समर्थन मूल्य वो होना चाहिए। हालांकि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया है कि इस कानून से जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का कोई खतरा नहीं है और वही मंडियों की व्यवस्था वो भी बनी रहेगी। आपको समझ में आ गया कि जो पहला हमारा जो रूल बना हुआ है, जो लॉ बना हुआ है पहला, कि उससे क्या हो रहा है कि किसान कह रहे हैं कि जो मंडियां उससे हमें अच्छा खासा जो मूल्य है वो मिल रहा है, ठीक है, और एमएसपी से हट जाएगी, तो इसलिए जो किसान है वो हमारा डरा हुआ है। दूसरा रूल के बारे में बात करते हैं कि वो क्या है। जो दूसरा है वो क्या कहता है, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य, जिसका मतलब है संवर्धन और सुविधा बिल 2020, ये क्या कहता है। इस बिल के जरिए सरकार एक देश एक बाजार की बात कर रही है। किसान अपनी उपज देश में कहीं भी किसी भी व्यक्ति के संस्था को बेच सकते हैं। किसान को अपनी फसल एपीएमसी एग्रीकल्चर मार्केट प्रोड्यूस कमेटी को बेचने के लिए बाध्य नहीं पड़ेगी। ये जरूरी नहीं होगा कि आप मंडियों में ही अपनी जो फसल है वो जाके बेचें, ठीक है। जहां पे आपको अपनी अच्छी फसल का दाम मिलता है आप उसको अपनी फसल को वहां पे बेचें। द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस, उसके बाद इंश्योरेंस एंड फार्मर सर्विस बिल 2020, ये क्या कहता है, क्या है मौजूदा अर्थव्यवस्था। अब हमारी जो देश है उसकी व्यवस्था क्या है। भारत में किसानों की कमाई पूरी तरह से मॉनसून प्रोडक्शन से जुड़ी अनिश्चितताओं और बाजार के अनुकूल रहने पर निर्भर करती है। हमारा जो किसानों को कुछ भी उगाता है, एक तो उसको मॉनसून का ध्यान रखना पड़ता है कि मौसम कैसा है, उस हिसाब से उसको उगाना पड़ता है। सपोज जैसे कि हम बात करें, आपने बाड़ी लगा रखी है, सपोज करो कॉटन लगा रखी है, हरियाणा की बात करते हो कॉटन लगा रखी है। अब बहुत ज्यादा बारिश हो गई अगर, तो कॉटन खराब हो जाएगी। छोटा अगर पेड़ा है उसका वो खराब हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे, अगर 2-3 बार ऐसी ही बारिश हो गई तो उनको वो हटा के जीरी लगानी पड़ेगी उसमें, यानी कि राइस लगाना पड़ेगा। तो ये मॉनसून पे डिपेंड रह गए, मॉनसून पे डिपेंड रहते हैं हमारा जो किसान, और बाजार के अनुकूल रहने पर भी निर्भर है। बाजार में देखते हैं कि किस चीज का भाव ज्यादा है, उसी की वो खेती करता है। इससे खेती में रिस्क बहुत ज्यादा है। किसानों को मेहनत के अनुसार रिटर्न नहीं मिलता। जितनी हमारा जो किसान मेहनत करता है उसको उतने ज्यादा जो पैसे हैं वो भी नहीं मिलते। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भारत में नया नहीं है। अनाज के लिए अनौपचारिक करार आम है। गन्ने और पोल्ट्री सेक्टर में औपचारिक करार भी होते हैं। कानून से क्या होगा, अब ये तो चलो हमने देख लिया कि पहले ऐसा था, मगर अब जो कानून बन जाएगा उससे क्या सुधार होगा। सरकार का दावा है कि खेती से जुड़ी सारी रिस्क किसानों का नहीं, बल्कि जो उनसे एग्रीमेंट करेंगे उन पर शिफ्ट हो जाएगी। एग्रीमेंट कौन करेगा आपके साथ, एग्रीमेंट यानी कि जो कंपनी आएंगी, जो प्राइवेट कंपनी आएंगी, वो एग्रीमेंट करेगी आपके साथ कि ये चीज बो और उस चीज को हम खरीदेंगे। जैसे उसने बोला कि जौ बो, बाजरा बो, ज्वार बो, वो आपको बोनी पड़ेगी और उसी के हिसाब से
जो एग्रीमेंट करेंगे और उसी से फिर जो उनका मुनाफा है वो आपका मुनाफा वो उससे होगा। और अगर आपकी खेती खराब भी हो जाती है तब भी जो पैसे हैं वो आपको मिलेंगे, इसमें आपका कोई नुकसान वो नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को नेशनल फ्रेमवर्क मिलेगा। किसान एग्री बिजनेस करने वाली कंपनियां, प्रोसेसर्स, होलसेलर्स, एक्सपोर्ट्स और बड़े रिटेलर से एग्रीमेंट कर आपस में तय कीमत पर उन्हें फसल बेच सकेंगे। कीमत आपकी होगी कि आप किस कीमत पे उस फसल को बेचना चाहते हैं। इससे उनकी मार्केटिंग की लागत बचेगी। दलाल, जो बीच में दलाल होते हैं वो खत्म होंगे, जैसे कि आड़तीय होते हैं, आड़तीय जो इसके बीच में वो खत्म हो जाएंगे। किसानों को फसल का उचित मूल्य भी मिलेगा। विवाद होने पर समय सीमा से उसके निपटारे की प्रभावी व्यवस्था भी होगी। लिखित एग्रीमेंट में सप्लाई, क्वालिटी, ग्रेड, स्टैंडर्ड और कीमत से संबंधित नियम और शर्तें होंगी। यदि फसल की कीमत कम होती है तो भी अनुबंध के आधार पर किसानों को गारंटेड कीमत तो मिलेगी ही, बोनस या प्रीमियम का प्रावधान भी होगा। जैसे कि अगर आपकी जैसे फसल खराब हो जाती है कई बार, तो जो आड़ती है वो जो मतलब मंडी में रेट चल रहा है उस हिसाब से वो आपकी कणक है या फिर गेहूं, जवार जो भी है वो नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि आपकी फसल खराब है इसलिए मैं इतने रेट पे लूंगा, कम रेट पे लूंगा, ठीक है। मगर अब जब ये बिल आ जाएगा तो इसके बाद क्या होगा कि जो एमएसपी है, मिनिमम जो प्राइस रखी गई है, कि जैसे बात करूं गेहूं की बात करूं तो उसका जैसे 20 रुपये रेट रख दिया कि 20 रुपये से कम तो कहीं पे लेनी ही नहीं है, ठीक है। यानी कि 20 रुपये तो आपका मुनाफा ही है, 20 रुपये तक तो आपकी जो फसल है वो बिकेगी ही बिकेगी। उसके ऊपर जितनी मर्जी जा सकती है वो, जो अगर आपकी अच्छी फसल है, क्वालिटी अच्छी है, ग्रेड अच्छा है, आपका बीज अच्छा है, तो उससे ऊपर आपको प्रीमियम और बोनस है वो भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन, इसका जो विरोध है वो देख लेते हैं कि आपत्ति क्या है। अब इतना कुछ अच्छा हो रहा है तो इसके लिए भी कुछ आपत्ति तो है ना किसानों को, इसलिए तो वो विरोध कर रहे हैं। इसकी आपत्ति क्या है वो देख लीजिए। यह बिल कीमतों के शोषण से बचाने का वादा तो करता है, ये चलो इसने ये तो वादा कर दिया कि जो कीमतें हैं वो आपको सही मिलेगी, लेकिन कीमतें तय करने का कोई मैकेनिज्म नहीं बताता, कोई मैकेनिज्म नहीं बताता कि कीमतें तय कैसे होंगी। डर है कि इससे जो प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउस को किसानों का शोषण का जरिया मिल जाएगा। अब किसान जो दूसरा बिल है उससे ये डर रहे हैं, जैसे कि दूसरे बिल में मैंने आपको बताया कि जो प्राइवेट कंपनी है वो आपका जो अनाज है वो खरीदेगी, तो इससे अब किसानों को क्या डर है कि जो प्राइवेट कंपनी है उसका शोषण ना कर दे, यानी कि जो उसका रेट है वो उसके हिसाब से ना दे प्राइवेट कंपनियां। फिर प्राइवेट कंपनियां सिर्फ जिसके पास ज्यादा जमीन है उनसे ही सिर्फ वो मतलब सांठगांठ करें, उनसे ही सिर्फ उनकी फसल है, क्योंकि अब प्राइवेट कंपनी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी जो अनाज खरीदेंगी। अब वो 1 किले वाला जो किसान है जिसके पास 2 किले हैं, आधा किला, 1.5 किला, अब उसको साथ तो वो व्यापार नहीं करेगी। तो इसीलिए जो हमारा किसान है वो इसका विरोध कर रहा है, जो दूसरा वाला बिल है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ बड़े बड़े जो ठेकेदार है या फिर बड़े बड़े जो जिसके पास ज्यादा किले है, ज्यादा जमीन है, उसी से वो कारोबार करेगी। बिल के आलोचकों को डर है कि खेती का सेक्टर असंगठित है, ऐसे में यदि कॉर्पोरेट्स के लड़ने की नौबत आई तो उनके पास संसाधन वो भी कम पड़ जाएंगे। यानी कि अगर आपको उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करनी होगी तो इसमें भी मुश्किलें वो आ सकती है। तो इसीलिए जो हमारे देश के किसान है वो दूसरे बिल का इसीलिए विरोध है वो कर रहे हैं। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा बिल हमारा क्या कहता है। तीसरा बिल है एसेंशियल कमोडिटी ऑर्डिनेंस। एसेंशियल कमोडिटी जैसे कि दाल, चावल, इसके बारे में अगर हम अब बात करेंगे, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी एक स्टोरी सुनाता हूँ कि क्या हो रहा है हमारे देश के जो किसान है उनके साथ क्या हो रहा है। कि जैसे वो अपनी फसल में इतना पैसा लगाते हैं, स्प्रे करते हैं, दवाई करते हैं, उसके बाद टाइम से उसको काटते हैं, 24 घंटे उसके ऊपर बैठे रहते हैं, पानी उसको टाइम से देते हैं, और उनको पैसे कितने मिल रहे हैं वो हम बात करते हैं कि उनको कितने हिसाब से पैसे मिल रहे हैं, और जो बड़ी बड़ी ठेकेदार है वो कितना कितना इससे जो रुपया है वो कमा रहे हैं। वो एक छोटी सी कहानी वो सुन लीजिए, ठीक है। तो देखो, अनाज का जो बाजार में मूल्य है वो पता है कितना है, वो है 10 से 23% जो किसान है उसको मिलता है। जैसे कि जितना कि जैसे कि हम जो गेहूं है वो बाजार में लेके चले गए, वो आगे की आगे जब बिक गई उसका फिर आटा बना दिया, वो बेच दी, तो जो किसान है उसको कितना मिला, उसको सिर्फ 10% मिला। 10% से लेके 23% ही तक उसको जो उसका जो मूल्य है वो मिला। बाकी कहाँ पे चला गया, बाकी 70 से लेके 80% वो कहाँ गया, वो बिचौलिए खा गए, वो बीच के लोग खा गए। अब बीच के लोग कौन है वो भी देख लेते हैं। जब 2019 में जब पड़ताल हुई तो उसमें पूछा गया
कि जो गांव का युवा है सिर्फ 1% जो गांव का युवा है वो किसान बनने के लिए इच्छुक है, यानी कि वो ये चाहते हैं कि किसान बनूं। सिर्फ 1% गांव का युवा, यानी कि गांव के जो जितने भी युवा मतलब जो आने वाली पीढ़ी है, 1% पीढ़ी चाहती है कि आगे वो किसान बने, क्योंकि किसान को कोई फायदा ही नहीं है। किसान की जमीन में कुछ उपज ही नहीं होती, उपज होती है तो उसका मूल्य नहीं, उसको मतलब पैसे नहीं मिलते, मूल्य नहीं इतना मिलता, तो इसीलिए किसान जो खेती है वो सभी छोड़ना चाहते हैं। 76% किसानों से जब पूछा गया 2019 में, तो वो कहते हैं कि हम कृषि को छोड़ना चाहते हैं। 76% की मैं बात करूं, वो कह रहे हैं कि हम जो है किसानी को छोड़ना चाहते हैं, इसमें कोई फायदा नहीं है। उसके बाद मौजूदा जो हमारी लोकसभा है ना, उसके अंदर भी 38% जो सांसद है वो किसान है। जो हमारी लोकसभा है 38% उसमें जितने भी सांसद बैठे हैं ना, वो भी क्या किसान घराने से ताल्लुक रखते हैं या फिर वो किसान के आगे परिवार से हैं। तो जब किसान का इतना ज्यादा यहाँ पे बोलबाला है हमारे देश में, फिर भी किसान क्यों मतलब आत्महत्या कर रहा है, क्यों सुसाइड कर रहा है? तो किसानों को क्या मिलता है वो देख लेते हैं कि वो मार्केट में जाता है कितने रुपये का वो बेचता है, आगे उसको कितने रुपये मिलते हैं, और जब बड़ी बड़ी कंपनियां उसको आगे कितने रुपये में बेचती है वो देख लेते हैं। एक बार नीचे करके मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पे देखिए, आपको बताना चाहूंगा मैं कि जैसे कोई किसान है, ठीक है, यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, ये किसान है और इसने क्या किया, इसने पहले तो कणक बेच दी अपनी, वीट अगर जब उसने बेची अपनी, ठीक है, वीट बेची यानी कि कणक बेची, उसने जो बाजार में गया उसने क्या किया, 20 रुपये किलो में दे दी। 20 रुपये किलो में मान के चलो उसने दे दी, किसको दे दी, आड़ती को दे दी। आड़ती होते हैं ना हमारे पंजाब में, आड़ती है जिसके पास हम अपनी कणक है वो बेचते हैं। 20 रुपये किलो में किसान ने अपनी कणक बेच दी। अब आड़ती ने क्या किया, थोक बाजार का रेट 30 रुपये, आड़ती ने 30 रुपये में कणक बेच दी आगे, एक जो कणक है उसको 30 रुपये में आगे बेच दिया, ठीक है। उसके बाद जो स्टोर है, स्टोर में क्या होता है, जैसे जो हम गांव के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो तो कणक पिसा लेते हैं, चाहे तो हमारे घर में चक्की होगी, सॉरी माफ कीजिएगा, चाहे तो हमारे घर में ही चक्की होगी। अगर घर में चक्की नहीं है तो एक गांव में एक चक्की तो होती ही है, या फिर पास के गांव में चक्की तो जरूर होती है। तो हम क्या करते हैं, हमारी जो गेहूं है 20 रुपये किलो वाली, हम उसी को पिसा लेते हैं और उसी को हम खाते हैं। मगर जो शहर के लोग हैं वो क्या करेंगे, शहर के लोग तो कणक, बहुत कम लोग हैं जो कणक लेते हैं, मगर ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो पिसा हुआ आटा ही खरीद लेते हैं। तो पिसा हुआ आटा उनको कितना मिलता है, उनको मिलता है 50 रुपये रेट में, 50 रुपये पर केजी या फिर 60 रुपये पर केजी। इसके बीच में उसको जो है जो किसान है, मतलब किसान ने 20 रुपये में बेचा, मगर जो लोग हैं वो खा रहे हैं, स्टोर में जा रहे हैं। ये बीच के पैसे कौन खा गया, ये बीच के पैसे खा गए बिचौलिए। बिचौलिए यहाँ पे तो पहले तो आड़ती खा गया आपके पैसे, यहाँ पे 10 रुपये तो यहाँ पे आड़ती खा गया। उसके बाद यहाँ पे 20 से 25 रुपये कौन खा गया, जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, स्टोर वाले हैं जिन्होंने फैक्ट्री खोली हुई है, जो कि जो हमारा गेहूं होती है उसको पीस के आटा बना के उसका, ठीक है, आटा बना के जो स्टोर में भर रहे हैं, स्टोर में दे रहे हैं, तो वो हमारे इतने रुपये खा गए। इसीलिए मैंने आपको ऊपर बताया था कि हमें जो इसका मूल्य मिलता है, अनाज का बाजार में मूल्य किसानों को सिर्फ 10 से 23% ही मिल रहा है, बाकी का जो बिचौले हैं वो खा रहे हैं। मगर जो ये बिल है, इससे अब हमारा जो ये बिचौले है वो हट जाएंगे, ठीक है। बाजरा की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बाजरा को जब आप बेचने जाते हैं, ठीक है, तो कितने रुपये में अगर हम मान के चले तो आपको 17 रुपये केजी के हिसाब से आपने बाजरा बेचा, वही 23 रुपये की आगे आड़ती ने बेच दिया स्टोर वाले को। बाजरे की जब आप पैकेट लेने जाओ 80 रुपये का आपको पैकेट है वो दिया जाता है स्टोर में। जब आप जाओगे ना बाजरे का आटा लेने जाओगे तो 80 रुपये के आसपास आपको मिलेगा। ऐसे ही ज्वार की बात करें हम, तो वो क्या होता है, वो भी 16 रुपये से आपने बेच दिया उसको, 30 रुपये में थोक बाजार का रेट है, ठीक है। स्टोर का रेट कितना है उसका, 120 रुपये, 120 रुपये कितना है स्टोर का रेट है ये। उसके बाद जैसे मैं जौ की बात करूं तो 10 रुपये के हिसाब से आपने बेची, ठीक है। और उसके बाद मंडी का थोक बाजार का क्या रेट है, 24 रुपये थोक बाजार का रेट है, और उसके बाद 120 रुपये किलो क्या है स्टोर का रेट है। तो इतने पैसे कहाँ से गए, 10 रुपये से ये 100 रुपये, तो पूरा 100% खा गए हमारा, ये पूरा 100% खा गए जो स्टोर वाले हैं, जो मल्टीनेशनल, जो मतलब स्टोर में आटा जो बना के भेज रही है इनका, या फिर कुछ और बना रही है, कुछ भी प्रोडक्ट इसके बना रही है, कणक के, चावल के, बाजरा के, ज्वार के, कोई भी प्रोडक्ट बना रही है, तो वो तो हमारा पूरा का पूरा पैसा खा रही है। यहाँ पे आप स्टोर में जाओगे, आप वहां से किसी भी स्टोर में एक बार आटा लेके देखना, बाजरे का आटा, ज्वार का आटा, आपको देखिए क्या रेट में वो देंगे, ठीक है। ये अंग्रेजों की सोच थी कि गरीब किसान है उसको गरीब ही रखा जाए, कि
कि जो भी वो अनाज उगाए अपने वहाँ पे, वो सिर्फ हमें ही ले, हमें ही उसका रेट तय करें और हमें ही मिलता रहे। तभी से ये ऐसे ही चला आ रहा है कि किसी ने भी इसको चेंज करने की कोशिश नहीं की। जो जितने भी हमारे वो आते हैं, देखिए जितनी भी पार्टीज आती हैं, मैं किसी भी पार्टी के लिए समर्थन की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी पार्टी से आपको जुड़ने के लिए या किसी की पार्टी की मैं बुराई करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि पार्टी आती है, किसानों से अनाज ले लेती है, मंडियों में जो अनाज है वो आ जाता है, उसके बाद किसानों के ऊपर कर्जा चढ़ जाता है। मोस्टली जैसे मैंने आपको बताया 1.5 लाख रुपये एवरेज किसान के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। आप अपने दूर नहीं जाने के बाद आप अपने आस पड़ोस में देख लो, या फिर गांव में कहीं से जाके, गांव में किसी भी गांव में जाके देख लो आप, मोस्टली ज्यादा जो किसान है उनके ऊपर जो कर्जा वो चढ़ा हुआ है। और कर्जा चुकाने के लिए क्या करना चाहे तो उन्होंने अपनी जो सामान है वो बेचना पड़ता है। जैसे ट्रैक्टर ले लिया, लोन पे ट्रैक्टर ले लिया, जैसे कुछ और वस्तु ले ली, कंबाइन ले ली उन्होंने, या तो उनको वो सामान बेचना पड़ता है या फिर अपनी जमीन बेचनी पड़ती है। ठीक है, लोन इतना चढ़ा हुआ है किसान के ऊपर। किसान जब हमारे देश का इतना कुछ काम कर रहा है तो उसके ऊपर लोन कैसे हो सकता है? तो इसी को मद्देनजर देखते हुए ये बिल, वो जो बिल है वो निकाला गया है। उसके बाद क्या होता है, अब मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा था आपके सामने कि पॉलिटिकल पार्टी का क्या रोल है इसमें। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, किसान पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी पार्टी को, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मगर कोई भी पार्टी है उसको किसी से कुछ मतलब नहीं है, किसानों से भी उसको कुछ मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपना फायदा सोचती है। अब देखो, चलो मैं जो हमारे पंजाब में जो चलो पार्टी है वो क्या करती है कि आपका कर्जा माफ कर देती है, कर्जा माफ करती है, आपको, आप खुश होगे, किसान खुश होगे कि हाँ ये पार्टी ने हमारा कर्जा माफ कर दिया। किसानों के ऊपर जितना भी कर्जा था, 50 सपोज करो 1 लाख का कर्जा तो 50,000 माफ कर दिया, आप खुश हो जाते हैं, किसान हमारा खुश हो जाते हैं कि हमारे ऊपर चलो 50,000, ये पार्टी तो बहुत अच्छी है, इसने तो हमारा जो कर्जा 50,000 का वो माफ कर दिया, हम तो इसी को वोट डालेंगे, आगे भी हमारे कर्जे माफ कर देगी। ठीक है, ये हमारी सोच है। मगर ये सोच को हमें बदलना है। जो ये सोच है, ये जो पार्टी से, वो पता है उनको कि किसान क्या है, भोला वाला किसान है, जो जैसे उसको कहो वो ऐसे मान लेता है। ठीक है, मैं किसान की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो मतलब हमारा जो दिमाग है वो कैसे सोचता है। अब जो पॉलिटिकल पार्टी अगर वो ये कह दें कि हम किसान को ऊपर लोन चढ़ने ही ना दें, फिर किसान को जरूरत ही ना पड़े कि किसी से वो लोन ले, अगर हम उसको इतना समर्थ बना दें कि उसको बाहर जाके मतलब लोन, बैंक से लोन लेने की जरूरत ना पड़े, आड़ती से लोन लेने की जरूरत ना पड़े, अगर हम उसको इतना वो बना दें, इतना मतलब अपने आप में उसको हम इतनी फैसिलिटी दें कि उसको लोन लेने की जरूरत ही ना पड़े। आप क्या करते हैं, हमारे जो मतलब किसान हैं वो क्या करते हैं कि लोन माफ करवा दिए, पॉलिटिकल पार्टी, ये पार्टी बहुत अच्छी है, अकाली दल अच्छी है, फिर कांग्रेस अच्छी है, इसने हमारा लोन माफ करवा दिया, भाई हम इसको ही वोट डालेंगे, 5 साल के लिए आप उनको बना देते हैं, बन गए कुर्सी पे, उसके बाद कोई नहीं पूछता, उसके बाद कुछ नहीं होता। ठीक है, उसके बाद 5 साल के बाद फिर से आपका जो लोन है वो माफ हो जाएगा। ऐसे ही आप चलते रहोगे, आप खुश होते रहेंगे कि हमारा लोन है वो माफ हो रहा है। मगर अगर वो आपको इतना ही समर्थ बना दे कि आपको लोन लेने की जरूरत ही ना पड़े, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मगर वो ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, वही अंग्रेजों वाली टेक्निक है, वो हम पे अप्लाई की जा रही है। तो इसके बारे में थोड़ा आगे निकल गए थे, तो चलो हम तीसरे के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी बात कर रहा था मैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, मगर मुझे लगता है कि आप सभी को अच्छे से इंटरेस्टिंग है वीडियो, आप सभी को अच्छे से पता चल रहा है कि जो बिल आया है वो क्या है, तीनों बिल के अंदर क्या क्या आपके लिए बताया गया है, क्या खामी है इसके अंदर, और आपके हित के लिए, आपकी बुराई के लिए, वो आपको अच्छे से पता लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो तीसरा, उसके बारे में थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं हम जल्दी से कि तीसरा क्या है। अब की मौजूदा व्यवस्था वो क्या है। भारत इस समय ज्यादातर कृषि वस्तुओं से सरप्लस में है। यहाँ पे एसेंशियल जो कमोडिटी एक्ट की वजह से कोल्ड स्टोरेज, गोदामों, प्रोसेसिंग और एक्सपर्ट में निवेश कम होने की वजह से किसानों को लाभ नहीं मिल पाता है। जब बम्पर फसल होती है तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। बम्पर फसल यानी कि सभी के पास, आप देखो सपोज करो यहाँ पे 4 आदमी है, चारों के पास फुल, वहाँ पे जो कणक है वो होगी, जीरी फुल होगी, तो इससे तो नुकसान होगा ना। जब सभी के पास है, कोई भी चीज की कीमत कब बढ़ती है, जब वो कम हो। जो चीज कम होगी उसी की कीमत ज्यादा होगी, जो चीज सभी के पास है उसकी तो कीमत ही नहीं रहेगी कुछ। इसीलिए यहाँ पे बताया गया, खासकर यदि फसल जल्दी सड़ने वाली है। कानून से क्या होगा, अब जो कानून बनाया इससे क्या होगा वो देख लीजिए। इस कानून से जो कोल्ड स्टोरेज है और फूड सप्लाई चेन के आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी। यह किसानों के साथ ही उपभोक्ताओं के लिए भी कीमतों में
स्थिरता बनाए रखने में मदद करेगा। स्टॉक लिमिट तभी लागू होगी जब सब्जियों की कीमतें दुगनी हो जाएगी या खराब न होने वाली फसल की रिटेल कीमत 50% बढ़ जाएगी। अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है। पहले जो असेंशियल कमोडिटी में आते थे ये सभी की असेंशियल ये चीजें मानी जाती थी, मगर अब इन चीजों को हटा दिया गया है। इससे उत्पादन, स्टोरेज, मूवमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन पर सरकारी नियंत्रण खत्म हो जाएगा। युद्ध, प्राकृतिक आपदा, कीमतों से असाधारण वृद्धि और अन्य परिस्थितियों में केंद्र सरकार नियंत्रण अपने हाथ में वो ले लेगी। अब इसके चलो ये इतना अच्छा कर दिया जो हमारा जो तीसरा वाला लाए, अगर ये इतना ही अच्छा कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, अब आपत्ति क्या है इसके अंदर वो देख लीजिए। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का कहना है कि खाद्य वस्तुओं पर रेगुलेशन खत्म करने से एक्सपोर्ट्स, प्रोसेसेस और कारोबारी फसल सीजन में जमाखोरी करेंगे। इससे कीमतों में अस्थिरता आएगी, कीमतें वो कभी ऊपर जाएंगी कभी नीचे जाएंगी। क्यों? जैसे पहले क्या होता था, सरकार की कीमत थी कि ये जो कणक है या फिर ये जो चावल है, ये जो जीरी है मैं इतने रुपये में खरीदूंगी, उसका रेट फिक्स था। जैसे मोटी जीरी की बात करें तो उसका रेट फिक्स है, सरकारी जीरी है उसका रेट फिक्स है कि इतनी रुपये में उसको खरीदेंगे। मगर अब जब प्राइवेट कंपनी आएगी तो उससे क्या होगा, उसकी जो कीमत है उसमें अंदर कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी, तो इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम वो आ सकती है। फूड सिक्योरिटी पूरी तरह वो खत्म हो जाएगी। फूड सिक्योरिटी क्या होता है, जैसे भी किसी भी स्टेट की अगर मैं बात करूं या फिर देश की बात करूं तो उसमें जब अकाल आ जाता है तो कुछ जो अपना अनाज है वो सिक्योर करके रखती है, उसको फूड सिक्योरिटी बोलते हैं। जैसे मैं स्टेट की बात करूं तो हमारे पंजाब में जैसे बाढ़ आ जाए, सपोज करो अगर पंजाब में बाढ़ आ जाए तो खाने के लिए दाने कहाँ से आएंगे, सभी की फसल तो खराब हो गई, मगर अनाज तो जरूरी है ना सभी के लिए। तो फूड सिक्योरिटी क्या है, वो मतलब जितना भी अनाज है वो फूड सिक्योरिटी रख दी जाती है कि जब इमरजेंसी हो तब इसकी हम इस्तेमाल वो कर सकें। तो इससे वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां वो माल लेके कहीं भी बेच सकती हैं। प्राइवेट कंपनीज ने जब माल ले लिया, मल्टीनेशनल कंपनी ने, हमारा तो उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ, हमें तो पैसे मिल गए, माल चला गया। माल वो अब कहाँ पे गया, वो चाहे वो दूसरा देश में उस माल को बेचे, हमारा जो माल है कहीं पे बेचें, हमारी इसमें कोई नहीं है। मगर पहले क्या था कि फूड सिक्योरिटी वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। पहले वो सिक्योर था मगर अब नहीं है। राज्य को ये पता ही नहीं होगा कि राज्य में किस वस्तु का कितना स्टॉक है। हर एक राज्य को पहले ये देना होता था कि हमारे जो स्टेट है, जैसे पंजाब में इतने टन हमारे पास 780 जितने मर्जी टन है, इतने हजार टन हमारे पास गेहूं है, इतने हजार टन हमारे पास चावल है, ये पड़े। मगर अब तो स्टॉक रहेगा ही नहीं, क्योंकि सारा तो हमने कंपनीज को बेच दिया। आलोचकों का कहना है कि इससे आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी भी बढ़ सकती है। कालाबाजारी क्या होता है, ब्लैक, ठीक है ना, ब्लैक मार्केट भी इससे बढ़ सकती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है ये हमारे किसान को, ये हमारा जो किसान है वो कह रहा है कि इससे ये प्रॉब्लम आ सकती है। जितने भी बिल है मैंने सभी के बारे में बताया कि क्या इसकी एडवांटेज है, क्या इसकी डिसएडवांटेज है। अब आप तय कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको ये बिल मतलब पास होने चाहिए, नहीं पास तो हो चुके हैं। देखो ऑर्डिनेंस है, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया है, मगर आप अपने सुझाव दीजिए कि आपको ये बिल कैसे लगे, मतलब ठीक लगे या फिर किसान के विरोध में लगे, तो वो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। और ये लास्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। ये तीनों ही प्रस्ताव कानून भारत में किसानों की आमदनी बढ़ाने के में मदद करेंगे। जो सेंट्रल की सरकार है वो इसके बिलों के बारे में क्या कहती है कि इससे जो आमदनी है किसानों की वो बढ़ेगी। सरकार को फोकस किसानों के आत्मनिर्भर बनाने पर है कि किसान है वो हमारा आत्मनिर्भर बने, उसको किसी के आगे झुकना ना पड़े, किसी से लोन लेना ना पड़े। जब इतनी सारी जनसंख्या हमारी खेती कर रही है फिर भी किसान लोन ले रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसके लिए हर गांव में गोदाम, कोल्ड स्टोरेज बनाने की योजना पहले ही घोषित हो चुकी है। किसान रेल भी शुरू हो चुकी है। रेल क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि किसान है वो कहीं पे भी अपना सामान बेच सकता है, दूसरे देश में, दूसरे स्टेट में अपना माल बेच सकता है जहाँ पे उसको अच्छी कीमत मिल रही है। तो इसलिए किसान रेल चलाई गई है जिसमें वो अपना सामान है वो लेके जा सके, ताकि किसान को उनके माल की ज्यादा कीमत मिल सके। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि खेती से जुड़े विधेयक मोदी सरकार की दूरदृष्टता है, इससे कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। यानी कि हमारे जो जीडीपी है हमें जो कृषि है इस क्षेत्र से हमें ज्यादा से ज्यादा वो ऊपर करनी है, निकालनी है हमें। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने किसान के जो हित में या फिर विपरीत में वो आप बताइएगा कमेंट करके कि जो बिल है वो अच्छे के लिए बुरे के लिए, उसके बारे में पूरी हमने आज की वीडियो में पूरी डिटेल में देखा कि क्या किसान के साथ क्या हो रहा है, बिल के अंदर क्या है, क्यों इसका विरोध किया जा रहा है। तो आपसे उम्मीद है कि आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि बिल आपको ये कैसा लगा। पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।